आज तो जी मोदी जी की विदेश यात्राओं की टाइमिंग और चुप्पी, ये चुप्पी में नया दांव जोड़ दिया कि चुप यहीं पे नहीं रहेंगे, विदेश ही चले जाएंगे। अंकुर, आज का जो विषय आपने रखा है वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया में खूब सारे मीम बनते हैं। खूब लोग उनका हाँ। मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और खूब खूब लोग जो है उनकी जो विदेश यात्राओं के प्रति जो उनका प्रेम है उस पर खूब हम्म। आणी और खटी खोरी जिसे कहते हैं ना, वो सारी टिप्पणियां हम्म। भी करते रहते हैं। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पे सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। और जो लोग हम्म। जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, मैं उसके पक्ष में भी नहीं रहता हूं। मेरा तो साफ तौर पर हम्म। मानना है कि देश के प्रधानमंत्री अगर उनको लगता है कि भारत के बाहर कहीं जाकर भारत की विदेश नीति को बेहतर करने की जरूरत है, भारत के राष्ट्रीय हितों पर चिंता करने की जरूरत है, उसको साधने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर उनको जाना चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है उन पर पैसा भी खर्चा होगा और अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं और विदेश यात्राओं पर उनका मजाक उड़ाना मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है और मैं उसको ठीक भी नहीं समझता हूं। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं को लेकर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि हम्म। जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से तकरीबन तकरीबन अगर आप एक रफ आंकड़ा भी अगर मैं आपके सामने रखूं, यानी पिछले 12 सालों में, तो तकरीबन तकरीबन 105 विदेश यात्राएं वो कर चुके हैं और जिनमें से 80 या 81 देशों में वो गए हैं, जो किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक वाकई में एक बड़ी संख्या मानी जा सकती है। लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री अगर 12 साल तक अगर देश का प्रधानमंत्री है और वो अगर 80-82 देशों की यात्रा करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है ये समझ में आने वाली बात है। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं और अगर हम पिछले 2.25 महीनों का सिर्फ हिसाब लगा के देखें, तब हाँ। मुझे जरूर लगता है कि इनकी विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा अप्रत्याशित हैं। हम्म। जैसे इस वक्त जब हम आपसे बातचीत करें तो प्रधानमंत्री इस वक्त जुलाई अभी जुलाई 9 हम्म। तारीख है, 10 भी नहीं हुई है, यानी सवा दो महीने भी नहीं हुए। इन 2.25 महीनों में इस वक्त वो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। इस हम्म। वक्त वो न्यूजीलैंड में दिखाई पड़ते हैं। उसके पहले अभी वाले जून ऑस्ट्रेलिया के में। हफ्ते, जहां ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, जून वाले जो महीना था उसमें वो सेशल्स, फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पे थे। और मई के हम्म। महीने में यूनाइटेड अरब एमिराट्स, द नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और मलेशिया, यानी हम्म। अगर आप ध्यान से देखें तो मई में 6 देशों की यात्रा की है, जून में हम्म। 3 देशों की यात्रा की है और हम्म। जुलाई अभी पूरा नहीं हुआ है और 3 देशों की यात्रा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उनके यात्रा के कार्यक्रम में है। तो 70 दिनों में, मतलब 69 हम्म। टू बी प्रिसाइज, 70 मान के चलिए आप, 70 दिनों में उन्होंने 12 विदेश यात्राएं या 12 देशों की यात्रा उन्होंने की है। और ये हम्म। वो वक्त है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो इस वक्त प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से बड़े गहरे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक हम्म। जो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है कि जिस तरीके से ईरान संघर्ष के बाद, ईरान संघर्ष के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त तरीके से मार पड़ी है और साथ ही साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरीके से अलग थलग हो गया है। कई तरीके के सवाल प्रधानमंत्री और उनकी विदेश नीति को लेकर पूछे जा रहे हैं कि आपके लिए इजराइल इतना महत्वपूर्ण हो गया है, पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत से बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका के भी साथ है, चाइना के भी साथ है, रूस के भी साथ है और ये 3 जो बड़े पावरफुल कंट्रीज हैं, इसके अलावा तुर्की के साथ है और ईरान युद्ध में वो इस वक्त एक शांतिदूत की भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत कहाँ है, ये सवाल जब पूछा जाता है, साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और देश के अंदर जॉबलेसनेस बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो नेट एफडीआई है, वो बड़ी संख्या में भारत से बाहर जा रहा है। भारत के अंदर जो अपनी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर पैसा न लगा के विदेशों में पैसा लगा रही हैं, तो हम कहां पर हैं? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब कम से कम मैंने तो आज तक उनसे सीधा सीधा जवाब नहीं सुना है। लेकिन उससे बड़ा संकट इस वक्त जब वो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं, तो उससे बड़ा संकट है वो है
राम मंदिर में जो चोरी का मामला आया है, चढ़ावा चोरी का मामला है, 4 जून को इस पर पहली बार ये जानकारी आई थी और 7 जून को अखिलेश यादव ने इस पर ट्विटर पे डाला था और उसके 1-2 दिनों के बाद ही इस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई थी। क्या अंकुर, आपने पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मसले पर एक भी टिप्पणी आपने सुनी है? एक भी टिप्पणी? क्या आपने अमित शाह से एक भी टिप्पणी सुनी है? क्या सरकार के किसी आधिकारिक प्रवक्ता ने इस पर कोई टिप्पणी की है? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस पर उस तरीके से टिप्पणी की है जैसे कि टिप्पणी उम्मीद की जाती है? नहीं की है। ये आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विदेशी दौरे के बहाने प्रधानमंत्री तो से एक तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। भागना भी आप कह सकते हैं, लेकिन मुद्दों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश में जाते तो उड़ के तो जाते हैं, ये कह सकते हैं मुद्दों से उड़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि जब देश बड़े संकट में होता है, जब देश के ऊपर बड़े सवाल होते हैं, तब वो चुप हो जाते हैं। मनमोहन सिंह को तो खामखा लोग मौन मोहन कहते थे। हकीकत ये है कि मोदी हो गए हैं, मनमोहन सिंह से ज्यादा मौनी बाबा बन जाते हैं। आप कोविड के जमाने में आप उनसे नहीं सुनेंगे। शुरुआत में जो उन्होंने लोगों से ताली वाली बजवाने की बात की, उसके बाद पूरी तरीके से चुप हो गए। इसी तरीके से अगर आप देखिए तो जब ईरान का संकट था उस वक्त भी वो काफी हद तक चुप थे। तो कोविड में चुप, मणिपुर पे पूरी तरीके से चुप, राम मंदिर के मसले पर पूरी तरीके से चुप, और इसलिए जब जब बड़ा संकट आता है वो पूरी तरीके से परीक्षा धांधली पर बिल्कुल आपने सही कहा। ये क्या है, उनकी शख्सियत की ये खासियत ये है कि जहां उनको फायदा मिल सकता है जिस मुद्दों पर बोलने से, उन मुद्दों पर वो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, उन मुद्दों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही किसी भी एक मसले से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है वो उस पर पूरी तरीके से चुप हो जाते हैं और अपने आप को उस मुद्दे से पूरी तरीके से काट लेते हैं। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मणिपुर पे लोगों ने कह कह के थक गए कि आप मणिपुर पे एक शब्द बोलिए, कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोले। चाइना गलवान घाटी के सवाल पे एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और बोला तो इतना गोल मटोल करके बोला कि किसी को समझ में नहीं आया कि बोला क्या उन्होंने। आया घुसा भी है, नहीं भी घुसा है, पता नहीं क्या क्या बातें उस वक्त करी उन्होंने। मणिपुर पे भी इतनी यात्राएं करते नहीं कहीं। तो ये नरेंद्र मोदी की खासियत है, और मुझे लगता है कि पिछले जो 70 दिनों में जिस तरीके से बहुत अप्रत्याशित तरीके से 12 देशों की यात्रा उनके कार्यक्रम में है, ये भी उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दूसरी खासियत क्या है कि बाकी के प्रधानमंत्रियों की तुलना में वो विदेश यात्राओं को एक बहुत बड़े PR इवेंट के तौर पर कोशिश करते। उनकी टीम 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उस देश में पहुंच जाती है, पर उनको जाना होता है। फिर एयरपोर्ट पे या एयरपोर्ट के बाहर या किसी होटल में आप देखेंगे बड़ी संख्या में वहां पे जो भारतीय हैं वो आपको मिलेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूल माला भेंट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्रधानमंत्री उनसे हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे, और एक ऐसा जोश दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए प्रधानमंत्री जी विदेशों में कितने लोकप्रिय हैं। हकीकत ये वो भारतीय लोग हैं, वो ऐसा नहीं कि फ्रांस में गए तो फ्रेंच, और बताया जा रहा है कि वो राजदूत लेके आते हैं उनको। हाँ, और ऐसा नहीं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियंस उनके पीछे पागल हो रहे हैं, या फिर वो नीदरलैंड जा रहे हैं तो वहां के डच लोग पागल होकर, ऐसा नहीं, सब भारतीय लोग होते हैं। और मैं तो आपसे कह सकता हूं कि अगर भारत के जितने डायस्पोरा के लोग हैं, अगर उनको आप एक मैसेज भेज दें कि कल प्रधानमंत्री जी, कोई भी प्रधानमंत्री हो, वो इस मौके पर होंगे और आप लोगों से मुलाकात करेंगे, तो बहुत भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाए। लेकिन ये सब प्रायोजित तरीके से किया जाता है। तो प्रधानमंत्री इसको एंजॉय करते हैं, वो बहुत एंजॉय करते हैं, और इसके बहाने वो दुनिया में और भारत के अंदर खासतौर पे संदेश देने की कोशिश करते हैं कितने लोकप्रिय हैं। लेकिन उसके पीछे की कहानी ये है कि सब कुछ प्रायोजित होता है, एक एक मूव उनका प्रायोजित होता है, कैमरा उनके साथ चलता है, उनके जाने के पहले एक फॉरवर्ड टीम पहुंचती है जो इस तरीके की भीड़ इकट्ठा करती है। और इसी के साथ साथ जिस देश में वो जाते हैं वहां के राजनयिकों की कोशिश, जो भारत के राजनयिकों की कोशिश होती है कि उनको वहां का सर्वोच्च पुरस्कार या कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार दिला दिया जाए जिससे कि लगे कि देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कितनी कद्र है। और मैं हिंदुस्तान प्रधानमंत्री की बात नहीं, और आज तो जी जब जो मेरे पीछे वीडियो लगा है, जब प्लेन में होते हैं तो वहां से रील भी बनती है, एक रजिस्टर पकड़े होते हैं और वहां से एक रील बनाई जाती है।
तो वो सब उसी का हिस्सा है जो प्रायोजित कार्यक्रम है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत केयरफुली बोल रहा हूं, संकट के दौर से गुजर रहे हैं। राम मंदिर का मसला भारत के आरएसएस, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। सवाल इसका नहीं है कितने लाख की चोरी हुई है, कौन कौन लेकिन इन्वॉल्व है। सवाल इस बात को लेकर यह कि जिस राम मंदिर के सवाल को आपने हिंदू रेनेसा से जोड़ दिया, हिंदू के पुनर्जागरण से जोड़ दिया, जिसके बारे में आपने कहा कि 1000 साल बाद भी लोग इस घटना को याद रखेंगे, जिसके उद्घाटन के प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने आप को एक महामानव के तौर से पेश करने की कोशिश की थी, और जिस राम मंदिर का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी आज वहां पहुंची है जहां पर उसका प्रभुत्व पूरे भारत के अंदर दिखाई पड़ता है। 22 राज्यों के अंदर उनकी या उनके गठबंधन के साथियों की सरकार है, खुद प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार बने हुए। उस राम मंदिर के मसले पे अब मैसेज ये जा रहा है कि आप 2 साल भी राम मंदिर के दान पात की सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप देश की सुरक्षा कैसे करेंगे? देश कैसे इस पर यकीन करेगा? राम मंदिर को अगर आप सुरक्षित नहीं रख पाए, उनके दान पात को सुरक्षित नहीं रख पाए, तो उनकी जो साख है उस पर हमला है। और मुझे लगता है कि उनकी इस विदेश नीति को इस संदर्भ से भी कोरियोग्राफ किया गया है कि देश के अंदर तो राम मंदिर पे चर्चा हो, लेकिन लोग ये देखें कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से विदेशों में भारत के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए, भारत की साख को बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं और दुनिया के तमाम देश पुरस्कार दे रहे हैं और वहां वो लोकप्रिय हैं, लोग उनसे मिलने के लिए लालायित हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही कोरियोग्राफ तरीके से की जा रही है और ये एक संगठित कार्यक्रम है, इसमें किसी तरीके कोई संदेश नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सवाल अनुत्तरित है, जिसका जवाब अब मैं आपको मैं थोड़ी देर में दूंगा कि इन यात्राओं का लाभ क्या है भारत को। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.